दोस्तों, आज की ये वीडियो थोड़ी सी अलग है क्योंकि आज मैं आपको पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में बताने वाला हूं, उसकी परतों के बारे में बताने वाला हूं और उससे जुड़े हुए कुछ एक रोचक तथ्यों के बारे में बताने वाला हूं। लेकिन आज अचानक से पॉलिटी से हट के हम लोग वायुमंडल की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये वो टॉपिक है जिसमें से बहुत सारे प्रश्न हैं जो ऑब्जेक्टिव्स के रूप में जीके में देखने को मिल रहे हैं और बाकी पेपर्स में भी देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप एक भी प्रश्न ना छोड़ें और हम इस टॉपिक को अच्छी तरीके से कवर कर लें। देखिए, मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको चीज रटवाऊं नहीं बल्कि याद करवाऊं, क्योंकि ये टॉपिक पढ़ने में काफी मजेदार है। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये समझो कि धरती के आसपास के वायुमंडल को परतों में बांटा गया है। कुछ एक ऐसी परतें हैं जो कि धरती की सतह के काफी करीब होती हैं और कुछ एक होती हैं जो सतह से काफी दूर होती हैं। इन सतहों की जो स्टडी होती है, जो शोध होती है, उसको आप लोग मेट्रोलॉजी कहते हो और उस मेट्रोलॉजी के अंदर भी एक ब्रांच और होती है जिसको आप एरोलॉजी कहते हो, जिसके अंदर वायुमंडल के सभी परतों का शोध किया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको स्पेशली याद रख लेनी है। पृथ्वी के वायुमंडल में मुख्यतः 3 गैसेस होती हैं जो सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। एक होती है नाइट्रोजन, जो कि सबसे ज़्यादा होती है, तकरीबन 78%। एक होती है ऑक्सीजन, जो हम लेते हैं, जिसको जो होती है 20.9%। और एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि होती है 0.03%, यानी कि काफ़ी कम होती है। उसके अलावा ऑर्गन भी होती है 0.9%। और बाकी सारी गैसेस भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में होती है, बिल्कुल नगण्य मात्रा में होती है। अब हमारे वायुमंडल को तापमान, दाब और अन्य घटकों के आधार पर 5 परतों के अंदर बांटा गया है। मैंने परतों की भी बात की थी ना, तो वो तापमान और दाब के हिसाब से बांटा गया है उसको। यानी कि जैसे जैसे आप वायुमंडल में ऊपर जाते हो वैसे वैसे तापमान बढ़ता भी है और कभी घट भी जाता है, दाब बढ़ता भी है, कभी घट भी जाता है। तो उसी आधार पर उन्हें 5 परतों में बांट दिया गया है। पहली परत है शोभ मंडल, जो कि आपकी धरती से थोड़ा ऊपर होती है, पहली परत जिसको हम लोग कहते हैं। इसके बाद होती है समताप मंडल, इसके ऊपर होती है मध्य मंडल, इसके ऊपर होती है आयन मंडल और सबसे बाहर होती है बहिर्मंडल। अभी एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा कि सारी परतों का क्या महत्व है और याद भी करा दूंगा कि कौन सी परत हमारे किस काम की होती है। सबसे पहले अर्थ की जो सतह होती है, सरफेस होता है, उससे ऊपर तकरीबन 0 से लेके 12 से 18 किलोमीटर तक एक परत होती है जिसको आप लोग कहते हो स्ट्रेटोस्फेयर अंग्रेजी में, या फिर शोभ मंडल जिसको हिंदी में कहा जाता है। इसका एक और नाम होता है संवहन मंडल। अब आप कहेंगे कि 0 से लेके 12 से 18 किलोमीटर मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि देखो, जब ऋतुएं बदलती है तब इस परत की ऊंचाई भी बदलती है, कभी ये कम हो जाती है, कभी ये ज़्यादा हो जाती है। अब इस परत में होता क्या है, इसमें 75 से 80% तक द्रव्यमान होता है, यानी कि वजनदार गैसेस इसके अंदर होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये हमेशा भारी बनी रहती है। इसका मतलब इसका घनत्व भी बहुत ज़्यादा होता है और इसी के अंदर वायुमंडल की सारी घटनाएं होती है, जो भी मौसम की सारी घटनाएं होती है इसी के अंदर होती है। और इसके अंदर जो सबसे प्रमुख चीज़ होती है वो होती है ग्रीन हाउस प्रभाव, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है वो मैं आपको अलग से समझा सकता हूँ। कि होता ये है कि हमारी जो अर्थ है उसके आसपास कुछ एक गैसेस का घेरा बना हुआ होता है और ये घेरा इतना मोटा होता है कि जब भी सूर्य का प्रकाश इस घेरे को पार करके धरती पे आता है तो वो धरती से रिफ्लेक्ट होता है, मतलब परावर्तित होता है। लेकिन जब वो बाहर जाने की कोशिश करता है तो ये गैसेस उसे रोक लेती हैं। भाई, कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई सूर्य की किरण आई और वो आके धरती से टकराई, धरती से टकराने के बाद जब वो वापस जाना चाहेगी तो गैस के अणुओं से वो दोबारा टकराएगी और वो अणु जो है वापस इसको नीचे परावर्तित कर देंगे, नीचे भेज देंगे। इससे क्या होता है कि जो सूरज की गर्मी है, उस किरण की गर्मी है, वो अर्थ पे ही रह जाती है और अर्थ का जो तापमान है, यानी कि पृथ्वी का जो तापमान है, वो बढ़ जाता है। और ये तापमान जीवों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि जीवों को थोड़ी गर्मी चाहिए होती है जीने के लिए। तो ये जो गर्मी है ये बहुत ज़रूरी होती है। इसी को आप लोग कहते हो ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पे जीव कभी सरवाइव ही नहीं कर पाता। अब इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की सबसे ज़रूरी गैस कौन सी है, तो आप लिखेंगे CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो क्या करती है, ज़्यादा घनत्व पैदा करती है। और अगर CO2 थोड़ी ज़्यादा है तो इसका मतलब कम गर्मी बाहर जा पाएगी और तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपने वीनस का नाम सुना हो, शुक्र ग्रह का नाम सुना हो, तो उसे अर्थ की सिस्टर प्लैनेट भी कहा जाता है। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ के वातावरण में जो ज्वालामुखी जब फटते हैं तो वहाँ से बहुत सारी CO2 निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो कि एक बड़ा घेरा बना लेती है। जब सूर्य की रोशनी वीनस के ऊपर पड़ती है और जब वो वीनस की धरती से टकरा के रोशनी वापस जाना चाहती है तो वो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, उसे रोक लेती है और इसकी वजह से वीनस जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट कौन सा है, वीनस ही है, क्योंकि वहाँ के जो बादल हैं बहुत ज़्यादा मोटे हैं
और वो गर्मी को बाहर जाने ही नहीं देते, वो कैच कर लेते हैं उसको। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी पहली परत यानी कि क्षोभ मंडल हो जाता है। इसके बाद धरती की सतह से 50 किलोमीटर ऊपर यानी कि 12 से 18 किलोमीटर से भी आप ऊपर जाओगे तो दूसरी सतह होती है समताप मंडल। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मौसम नहीं बदलते, क्योंकि यहाँ तक जो है बादल नहीं बनते या बरसात नहीं होती है, तो यहाँ पे तापमान जो है समान बना रहता है। और ये जो स्थिति होती है ये एयरप्लेन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आपके जितने भी एयरप्लेन होते हैं वो समताप मंडल के अंदर ही घूमते हैं। यहाँ पे समताप मंडल का मतलब ही यही है कि समान ताप वाला मंडल, यानी कि यहाँ पे ताप समान रहता है। समताप मंडल की एक खास बात यह है कि इस परत के अंदर अंदर ही ओजोन लेयर भी होती है, ओजोन परत भी होती है, जिसको आप O3 कहते हो। आपको पता है ये किस काम आती है कि जब सूर्य से घातक किरणें आती हैं, पराबैंगनी किरणें आती है, अल्ट्रावायलेट, तो ये ओजोन क्या करती है कि उन्हें अवशोषित कर लेती है और सिर्फ वो रोशनी नीचे भेजती है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होती है। हालांकि इसको नुकसान बाहरी रूप से भी होता है, जैसे हम भी इसको नुकसान पहुंचाते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मदद से। आपने सुना होगा एसी से निकलता है, फ्रिज से निकलता है, तो वो चीज़ जो है ओजोन के लिए बहुत बुरी होती है। इसके बाद एक और परत आती है जो कि मध्य की परत होती है, इसके लिए उसको मध्य मंडल कहा जाता है, जो कि तकरीबन 90 किलोमीटर तक होती है, 50 से 90 किलोमीटर तक होती है। ये जो आपकी परत होती है, यहाँ पे जो उल्का पिंड आते हैं, बाहर से जो कोई उल्का पिंड गिरता है तो ये परत उस उल्का पिंड को नष्ट कर देती है। आपने बहुत बार टूटते हुए तारे का नाम सुना होगा। वो क्या होता है, एक्चुअली कोई तारा नहीं होता है वो, अगर कोई टुकड़ा भी टूट के आ रहा है और वो इस परत से अगर टकराएगा तो वो जल जाएगा, और वो जलता हुआ ही आपको नजर आता है, इसलिए आप उसको कहते हो टूटता हुआ तारा। तो जो मध्य में होता है मध्य मंडल, वो उल्का पिंडों को रोकता है एक तरीके से। इसके बाद यहाँ से 80 या फिर 90 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक या फिर 800 किलोमीटर तक जो एरिया होता है उसको आप कहते हो आयन मंडल। होता यह है कि सूर्य से आने वाले कुछ एक आवेशित कण होते हैं जो कि इस लेयर के अंदर, इस परत के अंदर पाए जाते हैं, वो आयन्स होते हैं, इसलिए हम इसको आयन मंडल कहते हैं। मेनली क्या होता है कि जो रेडियो तरंगे हम लोग भेजते हैं ऊपर, वो इसी लेयर से टकरा के वापस आती हैं। तो इस लेयर में, इस परत में थोड़ा ऊपर बहुत सारी सैटेलाइट्स भी उड़ती रहती हैं। वो सैटेलाइट्स क्या करती हैं कि जो तरंग आप उस तक भेजोगे उसी तरंग को वो परावर्तित करके आप तक दूसरी जगह पहुंचा देगी। तो यहाँ पे बहुत सारी सैटेलाइट्स होती हैं। और इसके बाहर वाली जो होती है परत, उसको आप कहते हो बाह्यमंडल यानी कि बहिमंडल, सबसे बाहर वाली परत। तो ये मोटे तौर पे 5 परतें होती है जिनका तापमान अलग अलग होता है, दाब अलग अलग होता है, और इनकी जो कार्य होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तो जो भी जानकारी मैंने आपको एक एक परत के बारे में दी है, उन सभी परतों को आपको याद रखना है, सबके नाम आपको याद रखने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि हमारी पृथ्वी के बाहर का जो वायुमंडल है वो है कैसा, कि किस वायुमंडल में हम लोग जी रहे हैं। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको एक क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।